नमस्कार सभी को। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पिछली क्लास में संसदीय या संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया, इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। यानी कि संसद में जो विधायी यानी कि जो कानून बनते हैं, जो विधेयक आते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या रहती है। इसमें 4 प्रकार के क्या आ जाते हैं, विधेयक आते हैं। आपने देखा होगा, कल हमने पढ़ा था साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में हमने जाना था, कितने चरणों से होकर ये गुजरता है, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, क्या इसमें लोकसभा की भूमिका है, क्या राज्यसभा की भूमिका है। जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाते तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्या पावर रहती है, किसको लेकर, साधारण विधेयक को लेकर। यानी कि हमने जान लिया था आर्टिकल 107। और अगर एक सदन से क्या हो जाता है, पास हो जाता है विधेयक, साधारण विधेयक, और दूसरा सदन उसको पास नहीं करता है, पारित नहीं करता है, तो फिर क्या आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो होगा तो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हमने क्या किया था, कल डिटेल से हमने जान लिया था। किसके बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। आपने देखो 5 चरणों में क्या होता है, साधारण विधेयक क्या बनता है, एक्ट बनता है। आपने देखा पहला है प्रथम वाचन, प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या होगा, सिर्फ शीर्षक और क्या बताना है, उद्देश्य बताना है विधेयक का। द्वितीय वाचन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होती है, चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं आपने देखा हुआ, साधारण बहस हो गई, समिति को सौंपा जा सकता है, संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर समिति, इनके बारे में आपने जाना था। जनता के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। फिर होता है तृतीय वाचन। इसमें क्या किया जाता है, विधेयक को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार। यानी कि यहाँ पर क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। यहाँ से पास होने के बाद फिर कहाँ जाता है, दूसरे सदन में, दूसरे सदन में जाता है। तो आपने देखा दूसरे सदन के पास क्या रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। उसमें से क्या कर सकता है, किसी का भी प्रयोग कर सकता है। अब जो प्रयोग करेगा तो उसमें आपने देखा होगा, अगर क्या कर देता है, स्वीकार कर लेता है, तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर क्या कर लेता है, संशोधन के साथ पारित करता है, लेकिन पहला सदन संशोधन को नहीं मानता है, या तो दूसरा सदन है अस्वीकार कर देता है या लंबित कर देता है, तो फिर इसके लिए क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर उसके बाद संयुक्त बैठक होने के बाद क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, यानी कि राष्ट्रपति अंतिम रूप से जो विधेयक है वो कानून कैसे बनेगा, जब राष्ट्रपति क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। इसके बारे में हमने जान लिया था। इसका व्यवहार में भी प्रयोग किया जा चुका है, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। बच्चों में कंफ्यूज रहती है किसको लेकर, धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। और क्वेश्चन यहीं से ही ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, यहीं से ही ज्यादा आते हैं। धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी प्रोसेस से ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि जो इनकी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है, क्या क्यों कौन से विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा की इसमें के बारे में क्या भूमिका है, क्या पावर है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे धन विधेयक व वित्त विधेयक क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, लोकसभा राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है, और धन विधेयक वित्त विधेयक से किस प्रकार से ये अलग है, किस प्रकार से इसमें अंतर है, और क्या इसमें कुछ समानताएं भी है। तो उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से, एक एक करके आसान भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सुनेंगे। तो सुनने के बाद आपके जो कंफ्यूज रहती है धन विधेयक को लेकर और वित्त विधेयक को लेकर, वो क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम पहले धन विधेयक को। अच्छा, जुड़े किससे मामले हैं, पैसा से जुड़ा हुआ है मामला है। यानी कि जो विधेयक आएगा वो किससे जुड़ा हुआ है, पैसा से जुड़ा हुआ ये क्या है, मामला है। तो आपने देखा होगा धन विधेयक, धन विधेयक में क्या है, आर्टिकल 110। एक तो आपने याद क्या रखना है, आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, धन विधेयक का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा।
क्या दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा। और इससे पहले एक आर्टिकल और चलते हैं 109। आर्टिकल 109 में दी गई है धन विधेयक की प्रक्रिया। देखो याद रखना है क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मनी बिल। प्रक्रिया यानी कि जो धन विधेयक है वो किस प्रकार की प्रक्रिया लेकर आता है संसद में, कहाँ पर ये कहाँ पर ये पेश किया जाता है, कैसे ये पास होगा, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राज्यसभा की क्या भूमिका है, यानी कि वो प्रोसेस क्या है, साधारण विधेयक से किस प्रकार से ये अलग है। और आर्टिकल 110 में क्या है, परिभाषा। अच्छे से समझने के लिए क्या है, सबसे पहले आप धन विधेयक की विषय वस्तु को समझो। आप धन विधेयक, जो धन विधेयक है उसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब है इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं जिससे हम कह सकते हैं ये तो क्या होगा, धन विधेयक होगा। यानी कि इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिससे हम ये मान लेते हैं भी ये क्या है, साधारण विधेयक से अलग है, या ये हम मान लेते हैं ये तो संविधान में संशोधन से संबंध अलग है, या ये मान लेते हैं भी ये तो वित्त विधेयक से अलग है। तो इसके लिए हमारे संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 110 में ही, आर्टिकल ए से लेकर एफ बल्कि जी तक भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। विषय वस्तु का मतलब है धन विधेयक में शामिल क्या क्या होगा, यानी कि आप धन विधेयक किसे कहोगे। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, विषय वस्तु समझ ली, फिर आप क्या कर लोगे, आसानी से डिफरेंस कर पाओगे साधारण विधेयक में, वित्त विधेयक में, धन विधेयक में और संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक में। तो विषय वस्तु ये समझते हैं, यानी कि धन विधेयक में शामिल क्या होगा, इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। इसमें शामिल होगा सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा कोई ऐसा कोई भी कर या तो क्या किया जा सकता है, लगा दिया जाए, कर लगाना, कर लगाना, या कर को हटाना, या कर में क्या करना, परिवर्तन करना, क्या करना, परिवर्तन करना। अगर कोई भी ऐसा विधेयक आया जो किससे संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है, तो कर लगाना, हटाना या परिवर्तन करना टैक्स में, वो किसकी विषय वस्तु है, धन विधेयक। अगर ऐसा कोई विधेयक आता है जो कर से संबंधित है, उसको क्या मान लिया जाएगा, ये तो क्या है, धन विधेयक है। और क्या है, और विषय वस्तु क्या है, सरकार द्वारा धन लेना, यानी कि सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से क्या लेती है, पैसा ले लेती है, ऋण ले लेती है, वो भी किस में आता है, धन विधेयक में। वो भी किसकी विषय वस्तु है, धन विधेयक की। आपने फिर देखा होगा सरकार के पास 3 गुल्लक है। 3 गुल्लक का मतलब है जैसे आप के पास होते हैं भी, आपकी जो पैसे बचा के आप क्या करते हो, किसी गुल्लक में रख लेते हो। गुल्लक वाला तो वैसे जमाना जा लिया, अब तो बैंक में ही ज्यादा सेव रखते हैं। तो पहले क्या है, यानी कि आपके क्या आ जाए, जब ऐसा समय आ जाए आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो आप उसके लिए पैसे को क्या कर लेते हो, बचा लेते हो, सेव कर लेते हो। तो इसी प्रकार से सरकार के पास भी क्या है, 3 गुल्लक है। 3 गुल्लक का मतलब कि निधि है, खजाना है। जैसे आपने देखा होगा संचित निधि, यानी कि इसमें कौन सा आएगा, और विषय वस्तु क्या है, बात की जो क्या है, संचित निधि। संचित निधि का मतलब है जो भी आप टैक्स देते हो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है, संचित निधि में जाता है। संचित निधि वह दूसरी कौन सी है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की क्या करने के लिए, अभिरक्षा करने के लिए, वो भी कहां पर आएगा, धन विधेयक का मामला होगा, धन विधेयक से संबंधित वो मामला होगा, विषय वस्तु होगा। संचित निधि वह आकस्मिक निधि की क्या करना, अभिरक्षा करना, कैसे पैसा निकालना है, कैसे पैसा नहीं निकालना है। आपने देखा होगा इसमें क्या आता है, संचित निधि से, याद क्या रखना है, संचित निधि, संचित निधि से विनियोग, विनियोग विधेयक द्वारा ही क्या किया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। अगर कोई विनियोग विधेयक से संबंधित मामला है वो भी किसमें आएगा, धन विधेयक की क्या होगी, वो विषय वस्तु होगी। उसको भी हम क्या मानेंगे, ये तो कैसा विधेयक है, धन विधेयक है। संचित निधि आर्टिकल 266 आपने देखा,
आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। जब क्या हो जाता है, एकदम से देश में क्या आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, वित्तीय आपातकाल आ जाता है, तो किसका प्रयोग कर लिया जाता है? आकस्मिक निधि का प्रयोग कर लिया जाता है। और संचित निधि से क्या पैसा निकालने के लिए कौन से विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक उसको बोलते हैं जब संचित निधि से ऐसा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लेके आना पड़ेगा। आर्टिकल आर्टिकल 114 में किसके बारे में बताया गया है? विनियोग विधेयक। यानी कि जब आपने क्या करना है, सरकार ऐसे पैसा नहीं निकाल सकती किससे? संचित निधि से, तो उनके लिए क्या लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक आता है वो भी कैसा है? धन विधेयक से ही संबंधित है। और कौन सी है? संचित निधि व लोक लेखा निधि, यानी कि तीन गुल्लक है। तीन गुल्लक कौन कौन से? संचित निधि है, आकस्मिक निधि। संचित निधि में जो आपके टैक्स वगैरह लगाते, टैक्स लगते हैं और उनका जो पैसा जमा होता है कहाँ पर होता है? संचित निधि में होता है। आकस्मिक निधि यानी कि जब देश में क्या जाता है, वित्तीय आपातकाल जाता है, उसको दौरान काम आ सके पैसा, इसके लिए क्या बनाई गई है? आकस्मिक निधि बनाई गई है आर्टिकल 267 में। और लोक लेखा निधि यानी कि जब आप क्या करते हो, जैसे कोई LIC खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया है, एक बार इसमें पैसा जाता है, फिर आपको क्या कर लेते हो? वापस ले भी लेते हो। यानी कि सरकार इसके माध्यम से भी क्या करती है? अपनी पैसा चलाती है, यानी कि पैसों का क्या करती है? देश में जो भी सिस्टम है सर्कुलेशन करती है, किसके माध्यम? लोक लेखा। यानी कि तीन ये गुल्लक हैं। आपने याद क्या रखना, किसके साथ? संचित निधि के साथ आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित कोई विधेयक है वो भी किस में आएगा? धन विधेयक में। कोई किससे संबंधित है? विनियोग विधेयक है, वो भी किस में आएगा? धन विधेयक में। लोक लेखा निधि है, उसमें कोई पैसा डालना है या निकालना है, वो भी किस में आएगा? धन विधेयक में ही आएगा। यानी कि ये क्या है? विषय वस्तु है। क्या? धन विधेयक किसको आप बोलोगे? यानी कि सरकार द्वारा कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, इससे संबंधित कोई विधेयक है, वो कैसा विधेयक होगा? धन विधेयक। यानी आपने समझना है धन विधेयक किसे बोलोगे। और ये आर्टिकल 110 में साफ साफ लिखा हुआ है, धन विधेयक में जो विषय वस्तु दी गई है इसको ही हम धन विधेयक बोलेंगे, अन्य कोई मामला उसको धन विधेयक हम नहीं बोल सकते। और क्या है? सरकार द्वारा क्या लेना? धन लेना। और क्या? संचित निधि व आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए संचित निधि व विनियोग विधेयक से संबंधित कोई संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लेकर आना पड़ेगा। और जो विनियोग विधेयक है वो भी क्या है? धन विधेयक है। और क्या? संचित निधि व लोक लेखा निधि की क्या करना, उसमें पैसा डालना या निकालना, वो भी किससे संबंधित विधेयक है? वो भी है धन विधेयक से संबंधित। अगर क्या हो जाता है, इनसे हटकर कोई भी मामला आ जाता है, इनसे संबंधित कोई भी अन्य विधेयक आ जाता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। देखो क्या बोला मैंने, एक बार और सुनो। यानी कि ये मामले तो है, इनसे संबंधित अगर मामला आ जाता है वो कैसा विधेयक है? वो धन विधेयक है। अगर इनके अलावा कोई मामला आ जाता है, उसका फैसला करना है भी कैसा विधेयक है, तो कौन फैसला करेगा? लोकसभा का स्पीकर को ये पावर दी गई है भी उसको धन विधेयक है या नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, कैसे पूछ लिया जाएगा भी कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, उसके बारे में निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और इसमें आप शामिल कर सकते हो यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि आर्टिकल 112 आप देखते हो बजट, वो भी क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। विनियोग विधेयक भी क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। और कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण भी क्या कहलाता है? आर्टिकल 112, यानी कि जिसको आप आम भाषा में जानते हो बजट से। बजट का हमारे संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में, उसको भी क्या माना जाता है? धन विधेयक माना जाता है। तो ये है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की विषय वस्तु। अगर आपने ये अच्छा समझ लिया भी इसमें क्या क्या शामिल है, तो फिर आप आसानी से बता दोगे भी ये धन विधेयक है, ये साधारण विधेयक है, ये वित्त विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक है। तो ये विषय वस्तु। अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल आर्टिकल 109
आर्टिकल 109 क्या कहता है? धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक, धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक की प्रक्रिया यानी कि ये धन विधेयक है वो किन कैसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ये कहाँ पर लाया जाएगा, कहाँ पर नहीं लाया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। धन विधेयक में याद क्या रखना है? धन विधेयक सिर्फ किस में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। अब यहाँ आप जानोगे, जिसने पिछली क्लास को अच्छे से समझा है, जिसने पता है साधारण विधेयक के मामले में, तो आप समझोगे ये साधारण विधेयक और धन विधेयक किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने देखा है साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, साधारण विधेयक, लेकिन धन विधेयक किस में आएगा? सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? इसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा की क्या स्थिति है इसमें? धन विधेयक लोकसभा में आ गया, यहाँ से क्या हो गया है? पारित भी हो गया है, जाएगा तो जरूर किसमें? राज्यसभा में, लेकिन उसके पास क्या पावर है? राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है? जो राज्यसभा है सिर्फ 14 दिनों तक ही क्या कर सकती है? रोक सकती है, 14 दिनों तक ही क्या कर सकती है? इसको रोक सकती है। साधारण विधेयक में कितना था? 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक है तो कितने दिनों तक? 14 दिनों तक ही क्या कर सकती है? राज्यसभा इसको रोक सकती है। और राज्यसभा क्या करती है? इसको पारित नहीं करती है, क्योंकि 14 दिन हो गए हैं, पारित नहीं किया, तो क्या मान लिया जाएगा? वैसा का वैसा विधेयक पारित हुआ मान लिया जाएगा, जिस प्रकार से लोकसभा ने क्या किया है? पारित किया। इस मामले हम देखते हैं राज्यसभा है, धन विधेयक के मामले में उसकी जो पावर रहती है लोकसभा से बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसमें अगर संशोधन करती है तो किसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है? लोकसभा के ऊपर निर्भर है उस संशोधन को मानने या ना मानने। तो लेकिन इसमें कहने की बात क्या है? लोकसभा के पास ये सारी की सारी क्या है? पावर है। और जो ये लोकसभा में क्या किया जाता है? धन विधेयक क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, तो किसकी अनुमति जरूरी है? सबसे पहले राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति क्या है? जरूरी है। पूर्व अनुमति क्या है? जरूरी है, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब क्या है? धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपने देखा था साधारण विधेयक में ऐसा कोई मामला आता ही नहीं है। साधारण विधेयक कोई भी सदस्य क्या कर सकता है? पेश कर सकता है साधारण विधेयक को, लेकिन अगर इसमें क्या करना, लोकसभा में पेश करना, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। तो राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है? धन विधेयक पारित हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी पारित हो गया है, तो अब क्या कर सकता है? या तो उसको क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? धन विधेयक को क्या हो जाने के बाद, धन विधेयक पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति क्या कर देता है? स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, या अस्वीकार भी कर सकता है, या अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जो लेकिन है ये याद किया रखना आपने, लेकिन पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, नहीं लौटा सकता। देखिए राष्ट्रपति क्या है? धन विधेयक को, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है? स्वीकृति देगा? क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को अस्वीकृति दे सकता है? क्या राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है? तो उत्तर क्या है इसमें? नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो पेश किया था धन विधेयक किसकी अनुमति से ही तो किया था? राष्ट्रपति की अनुमति तो ली थी, पहले उसके सिग्नेचर तो लिए थे, तभी तो क्या किया था? ये पेश किया था। जब भी ये पेश किया जाता धन विधेयक तो उसके ऊपर राष्ट्रपति की जब भी क्या किसके हस्ताक्षर के लिए जाएगा तो लोकसभा के उससे पहले क्या हो जाते हैं? सिग्नेचर होते हैं हर एक पेज पर ऊपर। तो क्या होता है?
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है और इसको पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकृति दे सकता है। रहता ही क्या है, स्वीकृति ही देता है, क्योंकि हमारे किसकी ज्यादा भूमिका ज्यादा है, संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि हमको किसकी ज्यादा पावरफुल देखते हैं हम, संसद को। तो संसद का जो हमारे संसदीय शासन प्रणाली है उसका कॉन्सेप्ट बना रहे, तो इस वजह से राष्ट्रपति सारे बिलों के ऊपर क्या देता है, स्वीकृति दे देता है। तो पुनः विचार के लिए क्या नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते। तो ये है धन विधेयक। धन विधेयक में क्या समझना आपने, विषय वस्तु, यानी कि धन विधेयक आप किसे बोलोगे, इसमें कौन सी विषय वस्तु है, सरकार द्वारा कर लगाना, हटाना, परिवर्तित करना, और सरकार द्वारा क्या करना, धन लेना, संचित निधि, आकस्मिक निधि की क्या करना, अभिरक्षा करना, इससे संबंधित कोई विधेयक है। संचित निधि से पैसा निकालना है, विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114, ये भी क्या है, धन विधेयक होगा। संचित निधि व लोक लेखा निधि से इसमें पैसा डालना है, निकालना, इससे संबंधित कोई विधेयक आ जाता है, वो भी कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। इससे हटकर कोई भी मामला आ जाता है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर फैसला करेगा। उसके बाद हमने देखी इसकी प्रक्रिया, आर्टिकल 109 में क्या दे रखी है, धन विधेयक की प्रक्रिया। परिभाषा किसमें, आर्टिकल 110 में, विषय वस्तु किसमें है, 110 में, लेकिन प्रक्रिया कहाँ पर है, 109 में। तो प्रक्रिया क्या है, इसे सिर्फ कहाँ पर पेश किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिनों तक ही क्या कर सकती है, रोक सकती है। यानी कि राज्यसभा के पास इस मामले में, इस मामला कौन सा, धन विधेयक के मामले में लोकसभा के मुकाबले शक्ति जो दी गई है, कैसी दी गई है, बहुत ही कम दी गई है। इसको रोक नहीं सकती, सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिनों के बाद भी पारित नहीं करती है तो क्या मान लिया जाएगा, जो पहले सदन यानी कि लोकसभा ने जिस प्रकार से धन विधेयक को पारित किया था उसी प्रकार से उसको क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। लेकिन इसको पेश करने से पहले किसकी अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों सदनों से जब क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, तो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनः विचार के लिए क्या नहीं कर सकता, लौटा नहीं सकता। साधारण विधेयक में आपने देखा था पुनः विचार के लिए भी क्या कर सकता था, लौटा सकता था, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्वेश्चन यहीं से आता है। तो अब हम देखते हैं वित्त विधेयक। धन विधेयक आपके चीजें समझ में आ गई होगी, धन विधेयक किसे बोलते हैं। उसके बाद है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक संबंधित अपने आय व व्यय से, आय व व्यय, यानी कि सरकार के द्वारा इनकम कहाँ से आएंगे और एक्सपेंडिचर जो किए जाएंगे, वो खर्चा कैसे किया जाएगा, वो किसके माध्यम से किया जाता है, वित्त विधेयक। यानी कि आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको, जो से संबंधित विधेयक आते हैं वो किस में आते हैं, वित्त विधेयक से संबंधित आते हैं। ये धन विधेयक से किस प्रकार से अलग है, यानी कि जो क्या है वित्त विधेयक है वो किस प्रकार से अलग है। एक तो बात याद रखनी है आपने, इसके जो वित्त विधेयक दिया गया है आर्टिकल 117, धन विधेयक किसमें है, आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक किसमें है, आर्टिकल 117 में। वित्त विधेयक भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है, वित्त विधेयक दो प्रकार का है। इसको बोलते हैं वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक प्रथम, आर्टिकल 117 का एक क्लोज, और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक यानी कि द्वितीय, वित्त विधेयक द्वितीय, आर्टिकल 117 का 3 क्लोज, याद रखना है 3 क्लोज। तो इसमें क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे एक एक बात को, तो आपको पता चल जाएगा जो धन विधेयक किस प्रकार से वित्त विधेयक से क्या है, अलग है। तो जो प्रथम वित्त विधेयक है, यानी जो प्रथम क्या है, वित्त विधेयक है, बात वही रहेगी, आपने इसमें आता क्या है, विषय वस्तु क्या होगी। इसमें क्या होगा, देखो जो प्रथम वित्त विधेयक होगा उसमें क्या होता है, इसमें धन विधेयक, धन विधेयक याद क्या रखना, धन विधेयक यानी कि आर्टिकल 110,
आर्टिकल 110 शामिल है किसमें? प्रथम वित्त विधेयक में, प्लस अन्य ऋण यानी कि अन्य ऋण संबंधी मामले, अन्य ऋण संबंधी मामले वो भी किसमें आते हैं? वित्त विधेयक के प्रथम जो वित्त विधेयक है। यानी कि क्या होगा? वित्त विधेयक क्या होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें क्या आती है? आय और व्यय से संबंधित बातें आती हैं। तो इसमें जो क्या है, वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय। आर्टिकल 117 का एक क्लोज और आर्टिकल 117 का बी क्लोज, इसमें बताया गया है वित्त विधेयक के प्रकार। जो प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक है उसमें शामिल कौन कौन है? उसमें शामिल कौन है? धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक आप समझ गए, यानी कि धन विधेयक, ये सारे की सारी चीजें इसमें शामिल है। और साथ में इससे जो धन विधेयक से अलग चीजें रह गई है वो भी किसमें शामिल है? प्रथम वित्त विधेयक में शामिल है। तो इसमें शामिल होने की वजह से जो प्रथम वित्त विधेयक है, इसमें शामिल होने की वजह से तो ये दो बातों में धन विधेयक से क्या रखता है? समानता रखता है। एक बार सुनो, यानी कि वित्त विधेयक में दो प्रकार के हैं। जो जो प्रथम वित्त विधेयक है वो क्या करता है? इसमें शामिल क्या है? धन विधेयक, आप समझ गए, धन विधेयक से संबंधित सारी बातें क्या है? धन विधेयक। और अन्य मामले आ जाते हैं, ऋण से संबंधित अन्य मामले, वो किसमें शामिल है? वित्त विधेयक प्रथम में शामिल है। अब ये इसमें शामिल है, धन विधेयक से इसमें शामिल है, तो ये धन विधेयक से दो मामलों में समानता रखता है। तो प्रक्रिया जब ये आएगी, दो मामलों में समानता कैसे रखेगा? एक तो जो पहला वित्त विधेयक प्रथम है, इसको सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यहां तक आते आते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, यहीं से डालता है। आसान क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, लेकिन जो मुश्किल चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं, वित्त विधेयक प्रथम है उसमें किस प्रकार से धन विधेयक से समानता है, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा। तो क्या समानता है? पहले वित्त विधेयक जो प्रथम है उसको लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। दूसरी क्या समानता है? दो बातों में समानता है, तो दूसरी क्या है? इसको भी पेश करने से पहले, यानी कि लोकसभा में इसको पेश करने से पहले क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। देखो प्रक्रिया में आपने याद रखा, धन विधेयक लोकसभा में भी क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो वित्त विधेयक जो प्रथम है उसमें भी क्या है? लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये किससे संबंधित है? धन विधेयक से दो बातों में संबंधित है। लेकिन आगे जो इसकी प्रक्रिया रहती है, किसकी प्रक्रिया याद क्या रखना है? वित्त विधेयक प्रथम, आर्टिकल 117 का एक क्लोज, जिसमें क्या शामिल है? धन विधेयक शामिल है, आर्टिकल 110 शामिल है, प्लस में अन्य जो मामले आ जाते हैं, ऋण संबंधी मामले। जब ये मामले आ जाते हैं तो इन मामलों में क्या होगा? राज्यसभा को क्या मिल जाएगी? समान पावर होगी। राज्यसभा को यहाँ तक आते आते क्या मिल जाएगी? साधारण विधेयक पर जो राज्यसभा को पावर होती है वही पावर यहाँ पर मिल जाती है। अब जिसने अच्छे से समझ लिया होगा साधारण विधेयक पर राज्यसभा की क्या पावर थी, तो आसानी समझ आएगा। यानी राज्यसभा को पावर मिल जाती है तो क्या कर सकती है? वो 6 महीने तक इसको क्या कर सकती है? रोक सकती है। 6 महीने तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। 6 महीने तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। इसमें संशोधन कर सकती है, सारी चीजें कर लेंगे किसमें? जब वित्त विधेयक प्रथम आता है। दो बातों में समानता है, धन विधेयक से लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। लेकिन राज्यसभा की इसमें पावर क्या जाती है? बढ़ जाती है, 6 महीने तक रोक सकती है, यानी कि साधारण विधेयक तक जैसी पावर आ जाती है राज्यसभा की। और क्या होती है? इसमें राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्त विधेयक प्रथम को, वित्त विधेयक प्रथम को क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, और और पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है? लौटा सकता है। पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है।
धन विधेयक में क्या था, नहीं लौटा सकता, लेकिन वित्त विधेयक प्रथम में क्या कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है और पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है। कौन, राष्ट्रपति। तो ये क्या है, वित्त विधेयक प्रथम की क्या है, प्रक्रिया है। आपके समझ में आ गया। वित्त विधेयक क्या है, जिसमें आय और व्यय से संबंधित मामले आते हैं, आर्टिकल 117 में है। वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय। आर्टिकल 117 का एक क्लोज और आर्टिकल 117 का 3 क्लोज। हमने पढ़ा वित्त विधेयक प्रथम, इसमें क्या क्या शामिल है, धन विधेयक शामिल है, आर्टिकल 110 शामिल है और अन्य संबंधित, अन्य ऋण संबंधी मामले संबंधित है। तो धन विधेयक शामिल होने की वजह से ये धन विधेयक से दो मामलों में समानता रखता है। तो क्या होगा, वित्त विधेयक प्रथम है वो सिर्फ किस में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा क्या, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। और राज्य, लेकिन जब इसकी पावर किसमें, राज्यसभा की देखते हैं, तो राज्यसभा की इसमें पावर बढ़ जाती है और इसमें साधारण विधेयक के अनुसार राज्यसभा की पावर चलती है, यानी कि 6 महीने तक क्या कर सकती है, रोक सकती है, संशोधन कर सकती है। और जब राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनः विचार के लिए भी क्या कर सकता है, लौटा सकता है। तो ये क्या है, वित्त विधेयक प्रथम। उसके बाद हम देखते हैं वित्त विधेयक द्वितीय, यानी कि दो प्रकार का है। तो वित्त विधेयक द्वितीय, आर्टिकल 117 का 3 क्लोज। इसमें याद क्या रखना, आपके आसानी से याद रहेगी, एक ही बात याद रखनी है, इसमें आर्टिकल 110 शामिल नहीं है, आर्टिकल 110 शामिल नहीं है। आर्टिकल 110 है जो, यानी कि धन विधेयक उसमें शामिल नहीं है। अगर धन विधेयक शामिल नहीं है तो किस प्रकार का ये बन जाता है, साधारण विधेयक के अनुसार ये बन जाता है। यानी कि ये मामले छोड़कर, यानी कि धन विधेयक से सारे मामले ये छोड़कर, यानी कि शामिल ही नहीं है, किसमें शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं है, धन विधेयक द्वितीय में। तो ये शामिल नहीं है, तो ये किस प्रकार का बन जाएगा, साधारण विधेयक की तरह। यानी कि जो क्या है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक द्वितीय, वित्त विधेयक द्वितीय है। इसमें इसको डिफरेंस करने का, यानी कि धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक सेकंड, इसमें आसानी से अगर आप अंतर कर पाओगे तो उसके लिए आपने जरूरी है क्या समझना, विषय वस्तु को समझना जरूरी है। तो इसमें विषय वस्तु कौन सी शामिल नहीं है, आर्टिकल 110 इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। आर्टिकल 110 शामिल नहीं है, तो यानी कि धन विधेयक से संबंधित नहीं है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये साधारण विधेयक की तरह काम करेगा। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में आप समझे गए होंगे, इस विधेयक को किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। दोनों को क्या होगी, समान पावर होगी, दोनों, यानी लोकसभा व राज्यसभा को क्या है, समान पावर है, समान पावर होगी, समान क्या होगी, शक्ति होगी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी नहीं है, पूर्व अनुमति, अनुमति लेनी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा पहले जो धन विधेयक था और वित्त विधेयक प्रथम था, उसमें किसकी अनुमति जरूरी थी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी थी पेश करने के लिए। और वो सिर्फ कहाँ पेश हो रहे थे, लोकसभा ही पेश कर रहे थे। ये कहाँ पर पेश हो सकते, किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। उसमें देखा तो आपने, लोकसभा की पावर ज्यादा थी धन विधेयक में और वित्त विधेयक प्रथम में, लेकिन वित्त विधेयक द्वितीय में लोकसभा और राज्यसभा की क्या रहती है, समान पावर रहती है। इसमें जो अलग चीज बनाती है साधारण विधेयक से, वित्त विधेयक प्रथम से या धन विधेयक से, तो इसमें एक चीज क्या है, देखो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की तो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करने के लिए, जब सदन द्वारा इसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, किसी भी सदन के द्वारा क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। जब मान के चलो पेश तो कर दिया, पेश करने के लिए तो अनुमति की जरूरी नहीं है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन जब क्या किया जा रहा है, वो पारित किया जा रहा है, वहां पर वोटिंग हो रही है, तो उसके लिए सदन में पारित करने के लिए, सदन में पारित करने के लिए राष्ट्रपति की क्या होगी,
सिफारिश मानना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। राष्ट्रपति की सिफारिश सिफारिश मानना जरूरी है। देखो किस प्रकार से क्या है, ये अलग है। क्या होगा, पेश करने के लिए राष्ट्रपति कोई जरूरी नहीं है, अनुमति लेना कोई जरूरी, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन जब वो क्या होगा, पारित, देखो फर्क होता है पेश करने में और पारित होने में। पेश तो किया जा सकता है, यानी कि ये भाई मैं धन विधेयक लेकर आया हूँ, या ये वित्त विधेयक द्वितीय लेकर आया हूँ मैं, और लोकसभा में आ गया और पेश कर दिया, या राज्यसभा में आया कोई भी सदस्य, उसने क्या कर दिया, पेश कर दिया। लेकिन जब वो पारित होगा, जब क्या किया जाएगा, सदन में तो क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए, पहली सिफारिश मानना बहुत जरूरी है। तो ये था धन विधेयक, वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, इनकी प्रक्रियाएं क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं तो सारी चीजें आपके ध्यान में आ गई होगा, आप आसानी से सारी चीजों को अब कर दोगे। यानी कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था धन विधेयक व वित्त विधेयक। आर्टिकल 110 में क्या दिया गया, धन विधेयक की परिभाषा, और आर्टिकल 109 में क्या दी गई है, धन विधेयक की प्रक्रिया, और आर्टिकल 117 में क्या है, इसके बारे में बताया गया है, वित्त विधेयक के बारे में। तो हम धन विधेयक देखते हैं, धन विधेयक कौन सा होगा, तो इसके लिए विषय वस्तु है आर्टिकल 110 में दी गई है, सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है, हटाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, या सरकार द्वारा धन लिया जाता है, या संचित निधि, आकस्मिक निधि की रक्षा से संबंधित कोई विधेयक है, विनियोग विधेयक से संबंधित कोई विधेयक आ जाता है, वो भी कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। संचित निधि व लोक लेखन निधि से संबंधित कोई विधेयक है, वो भी कैसा होगा, धन विधेयक होगा। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो भी कैसा होगा, धन विधेयक होगा। लेकिन अगर इसके मामले के बाद भी कोई ऐसा विषय आ जाता है, तो उसका निर्णय करना, यानी कि धन विधेयक है या नहीं है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने देखा इसकी प्रक्रिया, यानी कि धन विधेयक की प्रक्रिया कहाँ पर है, आर्टिकल 109 में। तो क्या प्रक्रिया है, लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा सिर्फ इसको 14 दिनों तक ही रोक सकती है, इसमें कोई अगर संशोधन कर भी देती है तो लोकसभा को मानने या ना मानने उसकी मर्जी चलती है, यानी कि बहुत कम पावर दी गई है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन क्या है, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। उसके बाद हमने देखा वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 में जो किससे संबंधित, आय व व्यय से संबंधित है। तो वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय। आर्टिकल 117 एक और आर्टिकल 117 3। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 117 एक है जो वित्त विधेयक प्रथम, इसमें क्या शामिल है, धन विधेयक शामिल है और ऋण संबंधी मामले हैं। अगर इसमें धन विधेयक शामिल है तो धन विधेयक से दो मामलों में समानता रखता है। तो वित्त विधेयक जो प्रथम होगा वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें पावर बढ़ जाती है किसकी, राज्यसभा की 6 महीने तक रोक सकती है, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति इसको स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, और पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा भी सकता है। उसके बाद हमने देखा वित्त विधेयक द्वितीय, आर्टिकल 117 3, यानी कि इसमें क्या शामिल नहीं है, आर्टिकल 110 शामिल इसमें नहीं है। तो ये शामिल नहीं है तो किस प्रकार का बन जाता है, ये साधारण विधेयक के साधारण विधेयक है उसके अनुसार बन जाता है, तो ये शामिल नहीं है। यानी कि ये जो क्या है, आर्टिकल 110 है, ये शामिल नहीं है, तो साधारण विधेयक बन जाएगा। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, दोनों की पावर समान होगी, लोकसभा की और राज्यसभा की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की क्या है, कोई जरूरी नहीं है, अनुमति लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जब सदन में पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश मानना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था वित्त विधेयक और धन विधेयक। उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।